हाय एवरीवन। सो चैप्टर 2 में हम बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे। सो बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस में सबसे पहले हमें सेविंग, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सेविंग्स का मतलब ये होता है कि जो भी आप मंथली कमाते हैं, जो आपकी इनकम है, उस इनकम में से कुछ पैसा आप अपने एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं और जो बच जाता है उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। सेविंग्स जनरली हम किस लिए करते हैं, ताकि अगर कल को आने वाले मंथ में हमारा एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ जाएगा या कुछ इमरजेंसी एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो हमारी सैलरी या इनकम से ज़्यादा है, तो फिर ऐसे में सेविंग्स हमारी हेल्प करती है उनको कवर करने में। अब क्या होता है कि एक हद तक सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद उस सेविंग को इकट्ठा करके एक ही जगह रखने का काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इसके लिए एक लिमिट हमको डिसाइड करनी होती है कि इतनी हमें सेविंग हमारी रखनी है इमरजेंसीज के लिए, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पैसा जो सेव होता है तो उसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहां से फिर आता है इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें जो बेस्ट हमारे लिए हो, हमारी फाइनेंशियल प्रोफाइल्स और पर्सनल फाइनेंसेस के हिसाब से। क्योंकि अगर हम सेविंग ही करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने पैसे की वैल्यू को डिटीरियरेट कर रहे हैं। और फिर एक लेवल आ जाता है जब हमारी इनकम एक्सपेंसेस से भी कम होने लग जाती है, या इवन कम नहीं होती है, तो भी हम ऐसे माहौल में रहते हैं आजकल कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारी इनकम है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो इसलिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट किए जाते हैं। तो वो जो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, जहाँ पे हम काम नहीं कर रहे हैं फिर भी इनकम आ रही है, वो पैसिव इनकम कहलाती है। सो कैसे हमें सेविंग्स करनी है सबसे पहले, फिर उसको इन्वेस्टमेंट के बराबर पहुंचाना है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल हो, और फिर उस इन्वेस्टमेंट को कितना लेवल तक ले जाना है कि हम उससे पैसिव इनकम जनरेट करना चालू कर सके। ये एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही पॉसिबल हो पाता है। सो सबसे पहले आप समझते हैं कि सेविंग्स के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, और पैसिव इनकम जनरेशन के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो सेविंग्स अगर आपको करनी है तो आपके लिए जैसे बैंक अकाउंट हो गया, सेविंग बैंक अकाउंट, उसका नाम ही सेविंग्स अकाउंट होता है। देन हमारा फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारे लिए सेविंग्स का काम करते हैं। इसके अंदर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड भी ऐड कर सकते हैं, जो कि 1 साल से कम के म्यूचुअलिटी इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनमें इन्वेस्ट करते हैं आपके पैसे को। सो वो भी एक सेविंग्स का इंस्ट्रूमेंट। फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जैसे स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज हो सकता है, और रियल एस्टेट, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो होता है पैसिव इनकम जनरेशन का। तो पैसिव इनकम के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट इक्विटी यानी शेयर्स में कर रहे हैं तो डिविडेंड से जो इनकम होती है वो पैसिव इनकम कहलाती है। अगर आपने रियल एस्टेट में किया है तो रेंटल से जो आपकी इनकम है वो आपकी पैसिव इनकम कहलाती है। इसके अलावा आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट देते हैं, वो आपकी एक पैसिव इनकम हो सकती है। या फिर आप लोगों को ब्याज पे जैसे जो पैसा चलाया जाता है आजकल, उसका भी एक सिस्टमेटिक मोड चालू हो गया पीयर टू पीयर लेंडिंग नाम से, जो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, तो वो भी एक पैसिव इनकम का सोर्स बनता जाता है। अब पर्पस हमने सिंपली समझ ही लिया कि सेविंग्स हम इसलिए रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तब यूज़ कर लेंगे, यानी कि कोई भी इमरजेंसी या कोई भी सडन रिक्वायरमेंट के लिए हम सेविंग्स करते हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंस है कि वो लिक्विडिटी उसमें हो और वो इंस्ट्रूमेंट सेफ हो। कई जगह मैं देखता हूँ कि लोग सेविंग्स अपनी पूरी ही शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं कुछ लोग, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि शेयर मार्केट इतना फ्लक्चुएट होता है, इतना वॉलेटाइल होता है कि जब आप चाहो कि मुझे पैसा ये प्रॉफिट में दे दे, जरूरी नहीं वो देगा। इसलिए सेविंग्स का जितना भी पोर्शन है उससे आप लिक्विडिटी और सेफ्टी की तरफ रखिए। अब क्योंकि ये सेफ इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्वियसली इसमें रिस्क लो होगी, वही हम लगाएंगे, एफडीज, आरडीज, ये सारी चीज़ों में। तो जहाँ कम रिस्क है, रिटर्न भी कम होगा। तो 4 से 6% जनरली रिटर्न मिलता है। कुछ स्मॉल बैंक्स और एनबीएफसी अभी खुल रहे हैं जो थोड़ा ज़्यादा 8% तक या 7.5% तक भी देते हैं एफडीज के रिटर्न। इसके अंदर आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हमें लगाना है जहाँ पे हमें लॉक नहीं करना है पैसा। तो जो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी देगा वहाँ पे हमें सेविंग्स का पैसा रखना चाहिए। और जनरली इसके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे या तो मंथली एक्सपेंसेस है या हमारी जो मंथली सैलरी है उसका 5 से 6 मंथ का, कभी आपको ज़्यादा अगर रिस्की आपकी प्रोफाइल नहीं है, अनसर्टेनिटी आपको लगता है इतनी नहीं है पर्सनली और फैमिली में, तो आप 3 मंथ का रख दीजिए। अदरवाइज 6 मंथ तक का आप मैक्स अपना सेविंग्स करके रखिए, इमरजेंसी फंड्स बना के रखिए। इससे ज़्यादा सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप पैसा सेविंग्स में रखेंगे, क्योंकि 6 महीने की अगर आपने सैलरी रखी तो इसका ये मतलब है कि इन केस अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हो जाते हैं 6 मंथ के लिए, या इवन आपको ही अपना जॉब नहीं जम रहा है और आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं एक बेटर जॉब को ढूंढने के लिए, तो आप 6 महीने तक
बिना किसी रिस्क के अपने आप को घर को चला सकते हैं, उस हिसाब से इमरजेंसी फंड क्रिएट किया जाता है। बात करें अब इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर ग्रोथ हमारा पर्पस है, वेल्थ क्रिएशन पर्पस है। तो जहाँ बेटर रिटर्न मिलते हैं उन ऑप्शंस में जाते हैं। जनरली इक्विटीज़ में ज़्यादा पैसा लगता है और उनमें जिनमें 12 से 15% रिटर्न के चांसेस है, तो वहाँ पे हम पैसा लगाते हैं। और कुछ पैसा हम डेट इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, 7 to 9% के जो इंस्ट्रूमेंट है। कभी कभी ये 10% तक भी जा सकता है अगर आप सही से कुछ एवेन्यूज ढूंढेंगे तो। बट डेट इंस्ट्रूमेंट में आप 12-13% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रियल एस्टेट में आप कुछ जगह कर सकते हैं, कुछ जगह नहीं कर सकते अगेन। तो वही है कि हाई रिस्क जितना आप रियल एस्टेट जाओ, स्टॉक्स जाओ, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी रिस्क बढ़ जाती है, जब चाहे तब पैसा नहीं निकलता, इसलिए इक्विटी पहले प्रेफर किया जाता है, शेयर्स पहले प्रेफर किए जाते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। अब इसके अंदर क्या है कि आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, रेगुलर आपको इसमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि क्या खरीदे क्या बेचे। तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है इन्वेस्टमेंट में, और इसीलिए आप मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, आप रिस्क भी थोड़ी ज़्यादा ही लेते हैं। उस चक्कर में आपके पास रिटर्न के एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप तभी पैसा लगाएं जब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इनको रख सकते हैं, 5 साल 10 साल के लिए, तो ही आप इक्विटी और शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में जाए। 1-1.5 साल के लिए अगर आपको पैसा रखना है, 3 साल के लिए आपको पैसा रखना है, तो उसके लिए फिर डेट बेटर है, और 1 से भी कम साल के लिए अपना लिक्विड फंड्स और सेविंग्स ही बेटर है। तो इसका बेस्ट यूज जो है इन्वेस्टमेंट का, वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इसके बाद आता है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम जनरेशन का जो पर्पस है वो ये है कि हमें ग्रोथ होती रहे और रेगुलर इनकम मिलती रहे उस पैसे में। तो रेगुलर इनकम जनरली ज़्यादा प्रेफरेंस तब होती है इसकी, या तो हम रिटायर हो चुके हो, कि पेंशन जैसे होता है वो एक इनकम स्ट्रीम हो गई। तो उसी तरह के जो अगर हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं जहाँ पे रेगुलर इनकम आती है, वो पैसिव इनकम जनरेशन के लिए हेल्पफुल होता है। बट आज के टाइम में जब हमने कोविड देखा और इस तरह की अनसर्टेनिटीज देखी मार्केट में, तो उससे लोगों में ये हो गया है कि एक सोर्स ऑफ इनकम हमेशा हेल्पफुल नहीं रहता। तो इसके लिए बेस्ट यही रहता है कि आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करें, और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो क्रिएट करते हैं लोग जल्दी से ही। तो जैसे ही कुछ अच्छा पैसा उनके इन्वेस्टमेंट में आने लग जाता है, वो उसको या तो डिविडेंड बाइंग स्टॉक्स खरीद के, या हाई रेंटल वाले प्रॉपर्टीज खरीद के, या फिर बॉन्ड्स या लैंडिंग करके, और रेगुलर एक इनकम अपना बनाने लग जाते हैं। रेगुलर इनकम वाले जब हम स्टॉक्स भी खरीदते हैं या प्रॉपर्टीज भी खरीदते हैं, तो वो ज़्यादा क्वालिटी प्रॉपर्टीज या क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मेच्योर कंपनीज के स्टॉक होते हैं, कि पैसा उन्होंने काफ़ी कमा लिया और अब वो रेगुलर प्रॉफिट बनाते हैं और उसमें से कुछ पैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में देते हैं। जैसे कि इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई। तो ये सारी पैसिव इनकम जनरेशन के लिए इनके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं। रेंटल में भी हम जो कमर्शियल में मतलब इन्वेस्टमेंट में हम हो सकता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में और रिस्की जगह पे, कि यहाँ पे 2-3 गुना होने वाले हैं पॉसिबल चांसेस, अगर अच्छा एरिया पे डेवलप होता है, तो ऐसे जगह पैसा लगाते हैं। जबकि पैसिव इनकम के लिए हम ऐसी प्रॉपर्टी देखते हैं जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है और अच्छा खासा किराया ऑलरेडी दे रही है। सो यहाँ पे हम हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न की, वो जनरली 6 से 12% होती है, ताकि हमारा रिटर्न भी आता रहे और कुछ हद तक इन्फ्लेशन भी बीट होती रहे। इसके अंदर शुरू में बहुत अच्छा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है रिसर्च में, लेकिन एक बार आपने एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट को ढूंढ लिया, तो फिर वो ऑटो मोड में आपको पैसिव इनकम देने लग जाता है। इसीलिए इसका नाम पैसिव इनकम रखा गया। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली ही इसको मैनेज करना पड़े, तो उसका नाम फिर पैसिव इनकम हम नहीं बोल सकते। एंड ये उस समय के लिए बेस्ट है जब या तो आपको सेकेंडरी इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपकी जॉब पर डिपेंडेंट हो, कि कल को मैं डिसाइड करूँ कि जॉब नहीं करना है, तो मेरे लिए सर्वाइव करना या अपने इस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम और सेकेंडरी इनकम के लिए अगर कुछ चाहते हैं, तो उसके अंदर पैसिव इनकम जनरेशन हमारा मेन गोल हो जाता है। अब यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम समझेंगे कि ये जो हमने ऑप्शन देखे 4%, 8%, 12% वाले, तो क्यों हमें हर तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों सिर्फ एक ही 4-5% वाले लिक्विड में सेविंग्स नहीं करते रहना चाहिए। तो वो यहाँ समझेंगे कि एक आध साल में हो सकता है कि आप सोचो कि मेरे पास 10 लाख है, 10 लाख का 6% हुआ 60,000, और 12% हुआ 1,20,000। तो 60,000 में मैं कोई बहुत करोड़पति नहीं बना। बट जब ये आप कोई चीज़ रेगुलरली 15-20 साल के लिए इतने हाई रिटर्न पे अगर आप चलाएंगे, तो वहाँ पे आपको इसका असल फ़ायदा दिखने लगेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है कुल मिला के टाइम प्लस डिसिप्लिन से बनती है, कि आप समय दें और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहें, उससे आपकी एक बहुत बड़ी वेल्थ बन जाएगी। अब इनके अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना है, तो एक सिंपल अगर हम रूल ऑफ 72 समझेंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो रूल ऑफ 72 बोलता है कि आप 72 से जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड करेंगे,
तो जो नंबर आएगा उतने पैसे में उतने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मतलब 6% अगर इंटरेस्ट रेट है तो 12 साल में आपका पैसा डबल होने लगेगा, और अगर 12% इंटरेस्ट रेट है तो 6 साल में डबल होगा। तो हमारे पिछले एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए हम एफडी कर रहे हैं, 10 लाख रुपए की एफडी हमने कर ली, 12 साल में डबल होगी, 20 लाख रुपए हो गए, और 24 साल में 20 का 40 लाख रुपए होगा। यही अगर हम इक्विटी में लगाते हैं 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो 6 साल में डबल हो गया यानी 20 लाख, 12 साल में 20 का 40 हो गया, 18 साल में 40 का 80 हो गया, और 24 साल में 80 का 1 करोड़ 60 लाख हो गया। यानी कि आपका पैसा 4 गुना बढ़ जाएगा अगर हम 12% एक्सपेक्टेशन रखते हैं इक्विटी से, और आपका एफडीज जो है वो 6% ही आपको रिटर्न दे रहा है। तो कुल मिला के बस ये है कि आपको इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है, तो आप 12 साल, 18 साल, 24 साल या कम से कम 6 साल वाले जो प्लान है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपको मोस्टली ये प्रॉफिट दिखता है। अगर आप 1-1.5 साल में देखेंगे तो अगर बुल रन में आपने किस्मत से लगाया तो आपको दिख जाएगा, बट जैसे अगर अभी फिलहाल का मार्केट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उल्टा वेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है यहाँ पे। सो ये एक पर्टिकुलर रीजन होता है कि क्यों लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जाता है। सो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एफडी में तो हमें दिखाई देता है कि 6% रिटर्न है, पर मार्केट तो ऊपर नीचे जाता है, तो हम 12% भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ कि बैंक आपको 7%, 6% ऐसी रिटर्न क्यों देता है एफडी पे, क्योंकि वो आपके डिपॉजिट से लोन देता है। और आप देखेंगे कि अगर हम होम लोन, जो कि सेफेस्ट एक लोन होता है 8-8.5% का, क्योंकि उसमें एक सिक्योरिटी आ जाती है होम की खुद की, उसको अगर हटा दे तो जनरली जितने भी पर्सनल या बिजनेस लोन्स है वो 10% ऊपर ही चालू होते हैं। जनरली ये 11-12% पे स्टार्ट होते हैं। ना आप अज्यूम करो कि कोई भी बिजनेस 12% पे लोन क्यों लेगा। वो तभी लोन लेगा 12% पे जब उनको इतना एक्सपेक्टेशन है कि हमारी जो बिजनेस ग्रोथ है वो 18-19% जाएगी, राइट। अगर 12% भी उसका बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला है तो वो सिंपली 12% का तो लोन बिल्कुल भी नहीं लेगा। सो यहाँ से ये हमें समझ में आता है कि जो भी कंपनीज है इनकी ग्रोथ रेट अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, जो अच्छी कंपनीज है वो 12-13-15% ग्रोथ मेंटेन इनकी हो जाती है, क्योंकि 6-7% तो महंगाई से ही इनका बिजनेस बढ़ जाता है। और बाकी 6-7% इतनी बड़ी कंपनीज जो है, अगर अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है तो ऑब्वियसली हर साल कुछ ना कुछ मेहनत तो करेंगी अपना बिजनेस बढ़ाने में। सो ये एक सिंपल सा हम 12% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर कंपनी मान लीजिए 10 साल तक 12% बढ़ रही है और 5 साल उसकी शेयर प्राइस बढ़ी नहीं, तो एंड इवेंचुअली ये होगा कि छठे, सातवें, आठवें साल वो बहुत तेजी से भागने लगेगा। सो यही इसीलिए बोला जाता है कि जब बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट हो या मार्केट गिरने वाला हो और कंपनीज अच्छी है तो आप उस वक्त बाय करें, क्योंकि वो डिजर्व करती है जो हाई प्राइस से नीचे आ रही है वो वाली प्राइस, तो वो जल्द से जल्द वापस अपने हाई पे जाएगी और आप ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे। सो इसके लिए 12% इक्विटी में इज नॉट ए वेरी इम्पॉसिबल नंबर टू एक्सपेक्ट। लोग 15-18 भी करते हैं, बट हम सेफर साइड पे 12 बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने जो पुराना एक मिथ हमने पहले पढ़ा था कि जितना लेट करेंगे, बड़ा अमाउंट करेंगे तो उसका क्या नुकसान है, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो 25 से ही स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, दूसरे में आप 35 से कर रहे हैं। तो अगर आप केस 1 में 1 लाख रुपए 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करके और 12% एनुअल रिटर्न का एक्सपेक्टेशन के बाद उस 1 लाख को छोड़ देते हैं लगा के, तो 60 की एज में आपको 1,52.8 लाख बन जाएगा। वही दूसरे केस में ये सिर्फ 17 लाख बनेगा। सो इससे सिंपल ही समझ में आता है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करके रख देंगे और जितने टाइम के लिए रखेंगे उसमें कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम ये सोचते हैं कि जब मेरे पास 1 लाख है ही नहीं 25 की एज में, तो मैं कैसे लगाऊं, एंड इसके लिए मैं 35 पे ही लगा दूंगा, कम से कम 17 लाख तो मिलेगा। तो आपके पास हो सकता है 1 लाख नहीं हो, पर आपके पास 1,000 हर महीना तो हो सकता है। तो आप वो चीज़ 100 महीने लगा के देखिए। अगर आप ये चीज़ 25 से चालू करते हो और 100 महीने के लिए हज़ार रुपए लगाते हैं, जो कि इवेंचुअली 1 लाख बन जाता है, तो भी आप 60 की एज में 41 लाख कमा लेंगे। जबकि आप अगर सारा पैसा 10 साल बाद लगाते तो 17 लाख ही मिलता। और अगर एसआईपी आप चालू कर रहे हो और वो भी आप लेट कर रहे हैं कि 1,000 भी हम 35 से लगाएंगे, ठीक है, तो फिर तो आप 12.5 लाख ही कमा पा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि एसआईपी तब ज़्यादा सही है या तो आप अर्ली एज में ही लगा रहे हैं तो, और वो सबसे बेस्ट है, और उसके बाद भी और ज़्यादा बेटर ही है कि आप लमसम जितना अर्ली लगा दें वो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो कई बार ये केस भी बनता है कि अभी मैं 1 लाख लगाऊँ या एसआईपी करूँ, अनलेस की बहुत ज़्यादा बुल मार्केट है, आपको लगता है इतना हाई का भी ऑल टाइम हाई रहेंगे मार्केट, तो ऐसे में फिर आप एसआईपीज कीजिए। अदरवाइज आपके लिए लमसम बियर मार्केट्स में लगाना एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, अगर वो रिकवरी आपको लगता है इससे नीचे नहीं जाएगा। तो नीचे भी जाने का अगर आपको लग रहा है
तो भी आप एसआईपीज़ ही कीजिए। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि हम क्यों सेविंग्स को कम तरजीह देते हैं 6 महीने के ऊपर के पैसे के लिए। तो साइलेंट किलर होती है सेविंग्स। अगर सेविंग्स में भी अगर हम 4-5% दे रहे हैं रिटर्न तो फिर भी ठीक है। कई बार तो हम रिटर्न एक्सपेक्ट ही नहीं करते, घर के अंदर ही वो पैसा कैश में रख लेते हैं जो 0% देता है। तो आप ये समझिए 2005 के अंदर आप पानी पूरी खाने जाते थे, वो आपको ₹1 में 4 मिलती थी, जितना मुझे याद है। और आज 2025 में हमें ये ₹10 की 4 मिलती है, यानी कि महँगाई 10 गुना। सो ऑब्वियसली अगर आप तब ₹1,00,000 जमा करके सिर्फ़ अपने पास रख लेते, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू ₹10,000 के बराबर। तो इसलिए हमें उस ₹1,00,000 को की जो वैल्यू है वो घट रही है, तो उसको फिर हमें बढ़ाना होगा। और वो बढ़ाने का यही सॉल्यूशन है कि अगर शॉर्ट टर्म में उस 1,00,000 की ज़रूरत है, तो या हमें सेविंग्स वाले इंस्ट्रूमेंट एफडीज़ वगैरह में जाना है, और अगर हमें 20 साल के लिए उस पैसे को रखना है, तो फिर हमें 12-15% वाले एवेन्यूज़ में जाना है, जो कि इक्विटी है, तो वहाँ से आपका पैसा ज़्यादा बना। अब यहाँ पे हमको एक और पार्ट समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन भी हमेशा सेम नहीं होती है। जैसे कि एफडी 6% बढ़ती है, तो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन भी 5-6% ही है भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन, तो उस हिसाब से एफडी बेस्ट ऑप्शन है। तो नॉर्मल खर्चे के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसको अगर हम देखेंगे तो 6% शायद हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमारे शॉर्ट टर्म के गोल्स है या शॉर्ट टर्म के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए। बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक एरियाज देखेंगे, जैसे कि एजुकेशन फीस आप देख लें, तो वो 10% करीब-करीब हर साल बढ़ जाती है। वही अगर आप प्रॉपर्टी ग्रोथ देखेंगे तो वो भी 10-12% करीब-करीब हर साल बढ़ती है। तो ऐसे में अगर आप एफडी से पैसा जोड़ने लगे घर खरीदने के लिए या बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो शायद आप अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुँच पाएँगे, या फिर उसको पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा सेव करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे एवेन्यूज़ जो आपके 20 साल, 10 साल बाद आने वाले, 15 साल बाद आने वाले, प्रॉपर्टी परचेज़ जैसे, एजुकेशन की फीस भरने जैसे, तो वहाँ के लिए आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा बेटर रिटर्न्स देते हैं। और फिर अगर बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा आने लग गया, तो आप फिर रियल एस्टेट और इस तरह की जगह पे उसको डाइवर्सिफ़ाई भी कर सकते हो। सो सबसे सही सॉल्यूशन छोटे-छोटे अमाउंट को अगर इन्वेस्ट करना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी है, अगर हमें इन्फ्लेशन से बचना है। सेविंग्स के लिए जैसे मैंने बताया कि एफडी, आरडीज़ आर बेटर, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा पैसा पार के रखना चाहिए।